हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। चैप्टर है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है, सो दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी सुरभि मित्तल। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में स्टार्ट होता है जगिनी के क्वेश्चन से। Jagini looked forward to the fair in the village. She looked to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. देखिए, जगिनी देखती है। कभी आप मेले में गए हो तो मेले में आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं, और जो वहाँ पे बेचने आते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो कहीं से उस सामान को खरीदते होंगे, है ना, खुद तो बनाते नहीं है। तो वो क्या है? व्यापारी, मर्चेंट, ट्रेडर्स। ठीक है, जिन्होंने उस सामान को कहीं से खरीदा और फिर ऐसी जगह पे आके बेच दिया। तो वो वही क्वेश्चन करती है कि वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव, क्यों ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। शी वंडर्ड। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर। तो उसकी मम्मी बताती हैं कि ये लोग कौन है? ये व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं। पीपल हु ब्रॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड। तो ये उन चीज़ों को कहाँ से खरीदते हैं? जहाँ पे वो चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ से खरीद कर फिर ये उसको अलग अलग जगह पे बेचते हैं। एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। तो आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। बहुत सारे मेले आपने देखा कि नौचंदी का कोई मेला लगता है, या फरीदाबाद में एक बहुत ही क्राफ्ट मेला लगता है। ठीक है, तो वो उस टाइम पे क्या है, वो ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो उस सामान को अच्छे से बेच सकते हैं। चलिए, डिफरेंट आइटम्स फॉर ट्रेड इन एंशेंट इंडिया। अब हम अगर अपने एंशेंट इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे ऐसा कौन कौन सा सामान था, कौन कौन सी कॉमोडिटीज़ हुआ करती थी जिनको व्यापारी बेचा करते थे। साउथ इंडिया में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जो वहाँ पे एक्सेस में है? वहाँ गोल्ड है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में कर्नाटका में कोल्लर माइंस में गोल्ड मिलता है, हमें गोल्ड फील्ड है वहाँ पे, कोल्लर माइंस। तो गोल्ड के लिए साउथ बहुत फेमस है। वहाँ के मसालों के लिए, स्पाइसेस, पेपर, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? पेपर। और प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, पेपर तो इतना ज़्यादा वहाँ पे रोमन एम्पायर में पसंद किया जाता है कि उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। तो ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? पेपर को। ठीक है, सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स across the sea and by land in caravans. They must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. तो यहाँ से जो व्यापारी थे वो शिप्स में अपना सामान लाद कर वहाँ पे ट्रेड के लिए लेके जाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ट्रेडर्स के लिए क्या क्या चीज़ एक तो इम्पॉर्टेंट है। आपको ट्रेड आइटम्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी कॉमोडिटीज़ थी इंडिया की जो सबसे ज़्यादा फेमस थी और जिनका रोम के साथ व्यापार हुआ करता था। ब्लैक गोल्ड काली मिर्च को बोला जाता है। ठीक है, और कारवांस जो थे वो और शिप, उनके थ्रू आपका ट्रेड हुआ करता था। यानी पहले शिप से सामान जाया करता था और वो कोस्टल लैंड तक कैसे आते थे? बड़े बड़े बसेस काइंड कारवंस में आया करते थे। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। अब ट्रेडर्स जब व्यापार कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे सी रूट्स भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो कहाँ पर हैं ये कोस्टल एरियाज? एक तो कुछ अरेबियन सी में हमें मिलते हैं और कुछ बे ऑफ बंगाल में। Where sailors took advantage of monsoon winds to cross the seas more quickly. अब देखिए, मॉनसून का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? अगर मान लीजिए हम कोई भी शिप सेल कर रहा है और मॉनसून की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो शिप को दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मॉनसून विंड्स का सहारा लिया जाता था ताकि शिप्स की सेलिंग में कोई दिक्कत ना आए। जैसे अगर हमें वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे पहुंचना है, यानी इंडिया के इस वाले तट पे पहुंचना है, वेस्टर्न कोस्ट पे, तो हम ईस्ट अफ्रीका से आ रहे हैं यहाँ और अरेबिया से, तो हम कैसी डायरेक्शन, कौन सा मानसून चूज करेंगे? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जब फ्लो करेंगी तो तब हम इसका सहारा लेके वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, और जर्नी के लिए शिप्स जो थे वो कैसे हुआ करते थे? स्टर्डी शिप्स, यानी कि अच्छे शिप्स का इस्तेमाल करते थे। यही नहीं
कि जो जिनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना, सेल करते हुए, तो अच्छे शिप्स थे, यानी उनको बनाने में अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था, स्टर्डी थे। The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateau, and river valleys. Amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. अब यहाँ पे बात करी गई है जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है उसका, अगर हम साउथ की बात करें तो उसमें बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। देखिए, अगर ये इंडिया का ये वाले क्षेत्र की बात करें तो ये जो पूरा मैंने पिंक कलर से बनाया है, इंडिया में ये पूरा कोस्टल लैंड है, चारों तरफ पानी से घिरा है, तो कोस्टल एरिया है। तो इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल प्लेन है वो कहाँ का है? कावेरी का। कावेरी रिवर जो है वो एक ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स वो हैं जो इस तरीके से फ्लो करती है, ऐसे, यानी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है। तो उसका जो भी रीजन है, कावेरी सबसे फर्टाइल रीजन है, ठीक है। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। तो जिनका कोस्टल एरिया पे कंट्रोल हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ऐसा क्यों? सोचिए, जब कोस्टल एरिया पे कंट्रोल होगा तो वो वहाँ के व्यापार को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा बोला गया। देखिए, अब एक टर्म है संगम। संगम लिटरेचर जो है ये साउथ इंडिया से रिलेटेड है। साउथ इंडिया में तमिल में 3 असेंबलीज हुई थी। संगम मतलब मिलना होता है ना, तो 3 असेंबलीज में लोग मिले और उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर कंपोज किया, तो उसको संगम बोला जाता है, ठीक है। और उस एरा को, उस पीरियड को संगम पीरियड बोलते हैं। तो जो लिटरेचर था उसकी पोयम में एक वर्ड आया मूवेंडर, ठीक है। ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 चीफ्स, 3 चीफ्स। कौन कौन से चीफ्स? चोल, चेर, पांड्या। यानी कि उस टाइम पे साउथ इंडिया में कौन कौन से फेमस डायनेस्टीज थी या फेमस रूलिंग क्लासेस थी? चोल थे, चेर थे और पांड्या थे, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। और हर एक चीफ का, मान लीजिए चोल है तो उनके 2 मेन सेंटर्स होंगे, फिर चेर के भी 2 होंगे, पांड्या के भी 2 होंगे। तो आपको 6 याद नहीं करने हैं, आपको कौन कौन से याद करने हैं? आपको केवल जो मैं बताऊंगी, पुहार, कावेरीपट्टनम और मदुरई, ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो इन चीफ्स के 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वो कौन कौन से थे? एक तो इनका इनलैंड होता था और एक कोस्ट पे। मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल दूं, चेर जो थे वो केरला में थे, ये चेर है, ठीक है। तो इनका एक सेंटर तो बिल्कुल तट पे था, यानी कि जहां से व्यापार के को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो एक तो कोस्टल सेंटर है, एक इनका इनलैंड, यानी इनकी सिटी में कोई भी आंतरिक क्षेत्र, वो एक सेंटर रहता था, ठीक है। ऑफ दीज 6 सिटीज 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पुहार या कावेरीपट्टनम भी बोलते हैं। पुहार का दूसरा नाम क्या है? कावेरीपट्टनम। ये किसका पोर्ट था? चोल का, चोल का क्षेत्र था। और मदुरई कहाँ का था? पांड्या का। तो मदुरई कहाँ का था? पांड्या का क्षेत्र। और पुहार और कावेरीपट्टनम किससे रिलेटेड है? चोल के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं ये। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स। जो यहाँ साउथ इंडिया में चीफ्स थे ये रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, तो फिर कैसे काम चलता था इनका? या तो ये गिफ्ट को रिसीव करते थे, ठीक है, लोग इनको उपहार दिया करते थे अपनी मर्जी से, या ये डिमांड भी करते थे उपहार की। तीसरा पॉइंट है, दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन। कई बार ये मिलिट्री एक्सपेडिशन पे जाते थे। मान लो कहीं इन्होंने रेड करी, कहीं आक्रमण नहीं बोलेंगे, मतलब लूटपाट मचाते थे, ठीक है, मिलिट्री एक्सपेडिशन। और वहाँ से लोगों से ट्रिब्यूट कलेक्ट कर लेते थे, लूट मार में जो भी चीज़ जीती। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ। कुछ वेल्थ को खुद के पास रख लेते थे और कुछ को बाकी जो उनकी सपोर्टर्स थे या उनके फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली में जो लोग हैं, सोल्जर हैं, पोइट हैं, उनमें उसको बांट देते थे। तो ये क्या क्या चीज़ें से इन्हें मिलता था पैसा? कैसे? टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, गिफ्ट्स के थ्रू, मिलिट्री एक्सपेडिशंस, ट्रिब्यूट, ठीक है, ये इनके मेजर सोर्सेज थे। अब हम देखते हैं एक डायनेस्टी है सातवाहन्स ऑफ डेक्कन। सातवाहन्स ऑफ डेक्कन, देखिए डेक्कन रीजन जो था महाराष्ट्र का एरिया आप बोलें, ठीक है, डेक्कन क्षेत्र में एक डायनेस्टी आई सातवाहन्स। ये आज से 200 साल पहले की अगर हम बात करें तो ये डायनेस्टी थी और ये वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल थे। जो इनका एरिया था कंट्रोल वाला वो अगर हम देखें
तो महाराष्ट्र और थोड़ा सा गोवा का पार्ट, ये इनका कंट्रोलिंग एरिया था। थोड़ा सा इनका आंध्र प्रदेश वाला पार्ट भी था। तो ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया पे कंट्रोल करके रखते थे सातवाहन। जैसे आपने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, अगर कोई आपसे पूछे कि मौर्यंस का मेन सेंटर क्या है तो पाटलिपुत्र। ऐसे सातवाहन्स का मेन सेंटर क्या है, डेक्कन क्षेत्र, और मेनली आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में मेन एरिया। ठीक है, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर है वो है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। अब आपने देखा यहाँ पे एक शब्द है गौतमी पुत्र, यानी गौतमी का बेटा। तो इन्होंने अपना जो नाम था वो अपने माँ के नाम के आधार पे रखा, गौतमी थी इनकी माँ। तो जितने भी सातवाहन रूलर थे उन्होंने अपने नाम अपने मदर के नाम के बेसिस पे रखे, इसलिए मैट्रीलिनियल ट्रेस हमको मिलता है, यानी मम्मा मदर के नाम का उन्होंने इस्तेमाल किया इसमें। हमें गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में कहाँ से पता चलता है? देखिए, मेन जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री को पढ़ने की, या तो वो आर्कियोलॉजिकल हैं या लिटरेरी हैं। ठीक है, तो इनकी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, यानी एक इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें पता चलता है। और अगर आप मेन नाम जानना चाहते हैं तो नासिक में वो इंस्क्रिप्शन है, नासिक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मदर। उनकी मदर ने ये इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी जिनका नाम था गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर सातवाहन रूलर वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणपथ। जितने भी सातवाहन रूलर्स हैं उनको क्या टाइटल दिया गया है, क्या उपाधि दी गई है? लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणपथ, यानी वो दक्षिण भारत की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी। लिटरली द रूट leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. उन्होंने अपनी आर्मी को जो मिलिट्री एक्सपीडिशन किए तो उन्होंने बहुत लार्ज एरिया कंट्रोल किया। ईस्ट में भी अपनी आर्मी भेजी, वेस्टर्न एरिया में भी और सदर्न एरिया में भी। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आया था कि किंग्स जो थे वो कोस्टल एरियाज को कंट्रोल क्यों करते थे, ट्रेड्स रूट को कंट्रोल क्यों करके रखते थे? तो देखिए, सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट एंड गिफ्ट दैट वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रूट। क्योंकि अगर उनके पास कोस्टल एरिया कंट्रोल में रहेगा तो जो भी व्यापारी सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो राजा को, जिनका उस पर अधिकार है, जिस क्षेत्र पे अधिकार है जहाँ से वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वो उसको एज अ गिफ्ट देंगे या ट्रिब्यूट राजा को मिलेगा। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर हु पास थ्रू देयर किंगडम फ्रॉम अटैक बाय रॉबर। अब देखिए, अगर ट्रेडर्स बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं, उनके पास पैसे भी हैं, कॉइन्स हैं या ये है, तो उस टाइम पे रॉबरी बहुत होती थी, यानी लूटपाट बहुत हुआ करती थी। तो इसीलिए ट्रेडर्स राजा को खुश करने के लिए उन्हें गिफ्ट दिया करते थे और राजा बदले में उन्हें जो रॉबर्स थे उनसे प्रोटेक्ट किया करता था। देखते हैं सिल्क और सिल्क रूट के बारे में। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा पहले भी। तो देखिए, सिल्क जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीशियस फैब्रिक है जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। ठीक है, इंडिया में भी सिल्क, हमारे साउथ इंडिया कर्नाटका में बहुत ज़्यादा सेरीकल्चर प्रोमिनेंट है, सिल्क बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, है ना, तब भी सिल्क की साड़ी वगैरह वहाँ की अच्छी हैं। ठीक है, तो सिल्क के पहले आप देखें कि सिल्क क्या है, ये एक रिच ग्लॉसी कलर का फैब्रिक है। ठीक है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होता है इसका और ये बहुत ही हाईली वैल्यूड फैब्रिक है, यानी बहुत प्रीशियस फैब्रिक है। सिल्क के कपड़े महंगे भी आते हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इसीलिए देखिए, चाइना कैसे सिल्क रूट डेवलप करता है। चाइना में भी सिल्क प्रोडक्शन अच्छा था, तो चाइना से सिल्क रूट की शुरुआत होती है। अगर हम बात देखें कि सिल्क किस तरीके से बनता है, सबसे पहले उसका तरीका देखें तो जो सिल्क का जो यार्न है, जो धागा प्रिपेयर होता है, सबसे पहले हमें रॉ सिल्क चाहिए। जो कौन बनाता है? सिल्क वॉर्म बनाता है। उसको सिल्क वॉर्म के जो कुकून्स होते हैं, जो उनके अंडे होते हैं, उनसे निकाला जाता है, उसको स्पन किया जाता है, यानी कि स्पिनिंग की प्रोसेस होती है, उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी धागा बनाया जाता है उस चीज़ से। ठीक है, एंड देन विवन इनटू क्लोथ। उसके बाद धागा बनने के बाद उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। तो ये तो आपने फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6 का चैप्टर है, उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे इस प्रोसेस को। अब अगर हम बात करें कि जो सिल्क था उसको बनाने की टेक्निक सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई,
तो सिल्क को बनाने की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? चाइना में। चाइना कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में। कब? 7000 साल पहले। While the methods remain a closely guarded secret for thousands of years। अब देखिए चाइना वाले बहुत तेज़ हैं। जब उन्होंने सिल्क को बनाना सीख लिया और उन्हें पता था कि सिल्क की पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उन्होंने सिल्क को बनाने का मेथड किसी से शेयर नहीं किया। बहुत लंबे टाइम तक ये एक सीक्रेट रहा। Some people from China who went to distant lands on foot। बहुत सारे लोग जो चाइना से भाई कहीं दूर दूर ट्रेड के लिए जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, या हो सकता है कि हॉर्स बैक यानी कि घोड़े पे सवार होके कहीं जा रहे हैं, या कैमल्स का सहारा लेके जा रहे हैं, तो वो अपने साथ सिल्क को लेके उसका व्यापार करने जाया करते थे। तो उन लोगों ने जिस जिस पाथ को फॉलो किया, जो रास्ता फॉलो किया, उसी को हम सिल्क रूट कहते हैं। द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। यानी आपके लिए मेन जानना यही इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने बहुत सारी ऐसी इन्वेंशन है जो सबसे पहले चाइना में हुई है। जैसे अगर हम पेपर की भी बात करें तो द पेपर वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना, सिल्क वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना, ठीक है। बट दे आर वेरी क्लेवर पीपल, बहुत चालाक लोग थे कि उन्होंने उसको बहुत टाइम तक सीक्रेट रखा। लेकिन जैसी भाई कितना भी सीक्रेट रखो, हर जगह टेक्निक्स हैं, हर जगह बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, धीरे धीरे और भी देशों ने उसको पता लगा ही लिया। देखिए चाइना में जो रूलर्स हुआ करते थे, जो रूलिंग क्लास थी, वो भी सिल्क को एज अ गिफ्ट भेजा करते थे। यानी कि जो बाकी देश हैं जहाँ पे उनका व्यापार था, चाहे ईरान हो, उस टाइम का रोमन एम्पायर हो, या वेस्ट एशिया की बात करें, तो चाइनीज़ रूलर वहाँ के रूलर को क्या गिफ्ट में भेजा करते थे? सिल्क। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर ईस्ट। अब जब लोगों को वो गिफ्ट में मिला तो लोगों ने देखा कि भाई ये क्या चीज़ है, उसके बारे में और सर्च किया, तो इस तरीके से सिल्क की नॉलेज और लोगों तक भी पहुँची। About 2000 years ago, wearing silk became the fashion। अब आपको पता है कि सिल्क का कपड़ा कितना ज़्यादा प्रीशियस सा, बहुत ही हाई क्लास देखने में लगता है ना, स्मूथ है, टेक्सचर अच्छा है, उसका ग्लॉसी फिनिश है, तो लोगों में इसे पहनने का एक क्रेज़, एक फैशन सा डेवलप हो गया, ठीक है। चाहे वो रूलर्स हों, अब कौन अफोर्ड कर पाएगा इस चीज़ को? तो रूलिंग क्लास ही अफोर्ड कर पाएगी, गरीब लोग तो नहीं खरीद पाएंगे। तो वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंग दिस रूलर एंड द रिच पीपल इन रोम। रोम आपने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि रोम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी और द कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर जो उस टाइम पे था, ठीक है। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, तो इसीलिए महंगा भी था सिल्क जब इसको रूलिंग क्लास पहनती है। एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, और चाइना से इसको लाया जा रहा है। ऑल्सो डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाइन ट्रेडर्स टू पास थ्रू। तो हमने ये चीज़ देखा कि किस तरीके से चाइना वाले लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, कैसे ट्रेड करते थे। हमने लास्ट वीडियो में कुषाण एम्परर्स के बारे में, कुषाण रूलर्स के बारे में देखा कि कुषाण्स की जो सेकंड कैपिटल थी वो मथुरा थी। तो यहाँ पे भी उनका एक लिंक आता है कि कुषाण रूलर्स जो थे उन्होंने ही सिल्क रूट को कंट्रोल किया। पूरी इंडियन एंशिएंट डायनेस्टी की अगर हम बात करें कि एंशिएंट टाइम में जो जो डायनेस्टी थी उनमें से कौन सा ऐसा डायनेस्टी रही है जिसने सिल्क रूट पे कंट्रोल किया है, तो वो कौन थे? कुषाण्स। The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushans, ठीक है, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago। तो कुशान्स जो थे, मौर्यंस का जब डिक्लाइन हो गया, मौर्यन एम्पायर ख़त्म होने वाला था, डिग्रेड हो रहा था, तो उस टाइम पे बाहर से बहुत सारी ट्राइब्स ने इंडिया पे अटैक किया। उनमें से एक ट्राइब थी कुशान्स। आपको लास्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी कि कुषाण्स के दो मेजर सेंटर थे या उनकी दो कैपिटल्स थी। तो उनकी फर्स्ट कैपिटल थी पेशावर जो आज पाकिस्तान में है, और मथुरा, ठीक है। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। हमने तक्षशिला देखा था कि ये एक महाजनपदा की कैपिटल रही है ना। गांधार आपने पढ़ा, कंबोज, तो ये गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, और ये भी इन्हीं के किंगडम का पार्ट बन गया था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। तो ऐसे पहले रूलर जिन्होंने सिल्क रूट पे कंट्रोल करने किया वो कौन थे? कुषाण्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो हमारा सेंट्रल एशिया का रीजन है, ठीक है,
यहाँ अगर हम देखें इस तरीके से, ये चाइना, ठीक है, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर ईरान आ जाता है। ऐसे ये पहले पूरा ही इंडिया में आता था, पूरा अफ़गानिस्तान तक का पार्ट। तो पूरा सेंट्रल एशिया आज का कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सारा का सारा एरिया जो था, सेंट्रल एशिया का जो रूट था उस पे कुशान्स ने कंट्रोल किया। ठीक है, आगे देखेंगे। Kushans were the earliest ruler of the subcontinent to issue gold coin. This is the most important question. Who was the first ruler to issue gold coin? ऐसे पहले कौन से रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया? तो वो कौन थे? कुशान्स थे। तो अब तक आपने देखा कि अब तक हम पंच्ड मार्क कॉइन का इस्तेमाल करते आए हैं। पंच्ड मार्क कॉइन किसने इशू करे थे? श्रेणीज, ट्रेडर जो थे उन्होंने, अपने ट्रेड की वजह से। लेकिन अब कुशान्स ने आके कौन से कॉइन्स को इशू किया? गोल्ड कॉइन्स को। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे व्यापार बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग था, तभी उन्होंने गोल्ड के कॉइन्स को भी इशू करना स्टार्ट किया। These were used by the traders along the silk route. और ये कौन इस्तेमाल करता था? ट्रेडर्स यूज़ करते थे सिल्क रूट के लिए। ठीक है, द मोस्ट फेमस कुशान रूलर वॉज कनिष्क। अब हम कुशान रूलर की अगर बात करें, जैसे हमने कौन सी डायनेस्टी देखी थी? मौर्य डायनेस्टी देखी। तो उसमें हमने 3 रूलर्स पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, है ना, ये मौर्यन डायनेस्टी के थे। ऐसी कनिष्क जो थे कुषाण डायनेस्टी के एक रूलर थे। इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैलेंडर, आज इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कौन सा कैलेंडर फॉलो करती है? शक एरा, है ना, जो इंडिया के गैजेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहते हैं उसमें शक कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने शक एरा की शुरुआत करी कब? 78 AD में, जब कनिष्क राजा बने। कब बने थे? 78 AD में कनिष्क राजा बने। तब से एक नया कैलेंडर स्टार्ट हुआ, शाक एरा, शक संवत या शक संवत के नाम से भी आ सकता है। इसकी शुरुआत इन्होंने करी थी। अब हम देखें कि इन्होंने ये किस रिलीजन को फॉलो करते थे। तो ये बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले थे। इन्होंने एक अपने टाइम पे एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई, आप पढ़ेंगे आगे, अभी आपकी क्लास में नहीं है। 7th क्लास में आप बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने बुद्धिज़्म में एक नई ब्रांच को ओरिजिनेट किया। अब तक जो बुद्धिज़्म था वो हीनयान बुद्धिज़्म फॉलो करते थे लोग, लेकिन इन्होंने एक नया बुद्धिज़्म फिलॉसफी को आगे रखा जिसका नाम था महायान, जिसको बोलते हैं महायान बुद्धिज़्म। तो वो कब आया? जब कनिष्क रूलर थे। इनके इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, इनके दरबार में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे? एक अश्वघोष थे, जिन्होंने एक बुक लिखी है बुद्ध चरित, एक बायोग्राफी है बुद्ध के ऊपर, बुद्ध चरित। तो ये किसकी रचना है? अश्वघोष की। अश्वघोष कौन है? कनिष्क के दरबार में रूल करने वाले, कनिष्क के दरबार के एक मंत्री, ठीक है, स्कॉलर। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे वो इनके इम्पॉर्टेंट कोड का पार्ट थे। इसमें आपने एक अश्वघोष देखा, एक और है वासुमित्र, अभी हम बताएंगे उसको। इन दोनों का नाम आप लिख लीजिए। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हमें कनिष्क ने कराई थी, ये कश्मीर में कराई गई, और इसके चेयरमैन कौन थे? वासुमित्र। ये इन्हीं की कोर्ट में थे, वासुमित्र इन्हीं की कोर्ट में थे। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन जिन्हें बोले वो थे अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष। तो ये चीज़ आप नोट रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई कि इन्होंने एक नया बुद्धिज़्म की नई फिलॉसफी दी, महायान बुद्धिज़्म। देखिए, अब तक अशोक जो थे, अशोक के टाइम पे भी एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। ये 250 BC के आसपास हुई। 250 BC में अशोक ने एक बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज करी पाटलिपुत्र में, ठीक है। इसके चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तिस्सा या उपागुप्त बोलते हैं। क्या कौन थे चेयरमैन? मोगलीपुत्र तिस्सा। ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, जस्ट ये आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए है, ठीक है। क्या हुआ कि इस टाइम तक अशोक हीनयान बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, हीनयान बुद्धिज़्म, जिसके अंदर बुद्ध को
कोई देवता या भगवान के रूप में नहीं माना जाता था, उनकी मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। लेकिन महायान बुद्धिज़्म में क्या हुआ, बुद्ध को एक भगवान के अवतार के रूप में देखा गया, यानी उनकी अब मूर्ति पूजा पे विशेष बल दिया गया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बोधिसत्व का। कहाँ पे? महायान बुद्धिज़्म में। अभी इसको मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है ये। अब तक अशोक के टाइम पे आपने देखा कि कौन सी लैंग्वेज थी, उसने अपनी इंस्क्रिप्शंस कौन सी लैंग्वेज में लिखवाई थी? प्राकृत में। लेकिन कनिष्क के टाइम पे आते आते लैंग्वेज कौन सी हो गई? संस्कृत। संस्कृत यानी कि महायान बुद्धिज़्म में भी जो इनके डॉक्यूमेंट्स लिखे गए उस टाइम पे जो भी था, तो वो संस्कृत में हुआ। तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बन गई? संस्कृत। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर। इसकी दो प्रमुख बातें थी। जैसे कि पहले बुद्ध को हम स्कल्पचर के रूप में दिखाया कर, प्रेजेंस वॉज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन। पहले हम बुद्ध को ऐसे स्कल्पचर में दिखाते थे जिसमें वो किसी मुद्रा में बैठे हैं। मान लीजिए ध्यान मुद्रा है, अभय मुद्रा है, करण मुद्रा है। इसको आप देखेंगे आगे, जब अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे कभी, तो उसमें आप इन सब चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन कभी बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं देखा गया हीनयान में। लेकिन अब क्या हुआ? हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट वॉज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ पीपल ट्री। जैसे हमने देखा कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी, है ना, पीपल ट्री, बोध गया में, बोधि ट्री या पीपल ट्री जिसे बोलते हैं, बोध गया में वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई, तो उसको हमने सिंबल से दिखाया। क्या? पीपल ट्री के सिंबल से हमने दिखाया। जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसको हमने किससे दिखाया? चक्र से, धर्म चक्र परिवर्तन बोला। तो पहले सिंबल्स का यूज हुआ था हीनयान में। लेकिन अब क्या हुआ? महायान में स्टैचूज बनने लगे, बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। ठीक है, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा। जैसे हमने देखा कि मथुरा स्कल्पचर्स के लिए बहुत फेमस थी, तो मथुरा में उनके स्कल्पचर्स बने। तक्षशिला, तो दो इंपॉर्टेंट सेंटर जो थे कनिष्क के टाइम पे क्या थे? तक्षशिला और मथुरा, जहाँ पे स्कल्पचर्स बनने लगे। और यहाँ पे दो तरीके की शैली बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट हुई, फ्लरिश हुई। एक गांधार शैली, गांधार आर्ट, और एक मथुरा की मथुरा आर्ट। ये दोनों किसके टाइम पे आई? कनिष्क के टाइम पे। द सेकेंड चेंज वॉज, और दूसरा चेंज क्या था महायान में? बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व वो लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभी त्याग नहीं किया, पूरे वर्ल्ड का त्याग, उसका त्याग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोगों को भी क्या करना चाहते हैं? ज्ञान प्राप्ति करवाना चाहते हैं, एनलाइटनमेंट कराना चाहते हैं। वंस दे अटेन एनलाइटनमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो वो चाहते तो वो क्या कर सकते थे? मेडिटेशन कर सकते थे, अकेले आइसोलेट हो जाते। लेकिन नहीं, ऐसा करने की बजाय उन्होंने क्या किया? पूरे वर्ल्ड को ये टीचिंग दी, ये चीज़ का ज्ञान फैलाया कि कैसे वो एनलाइटनमेंट को अचीव कर सकते हैं। The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia. और बोधिसत्व की पूजा होने लगी। बोधिसत्व यानी ये बुद्ध के ही अवतार माने जाते हैं एक तरीके से। जैसे अवलोकितेश्वर है, पद्मपाणि, मंजूश्री, मैत्री, ये सब बुद्ध के अवतार हैं। ठीक है, बोधिसत्व हैं। और इनकी पूजा कहाँ पे की जाती है? सबसे ज़्यादा ही कहाँ पे फ्लरिश हुए? सेंट्रल एशिया में, चाइना में, कोरिया, जापान, जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा डेवलप हुआ। तो मेन एसेंस कहने का ये है कि अशोका के टाइम पे हमने देखा कि हीनयान था, प्राकृत भाषा थी, बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं समझा जाता था, उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया जाता था जो वो बातें बताते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कनिष्क के टाइम पे 78 AD में मेन लैंग्वेज संस्कृत हो गई और सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, जिससे एक नई ब्रांच आई महायान बुद्धिज्म, जिसमें मेन फोकस कहाँ किया गया? बोधिसत्व पे, यानी बुद्ध के अवतार, जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर है। ठीक है, या वो मोक्ष प्राप्त कर चुका है लेकिन उसने अपने को आइसोलेट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोगों को भी चाहता है कि वो भी ज्ञान प्राप्ति करें। तो ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट था। बुद्धिज्म बाकी और जगह भी फैला। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें
बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। हमारे पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत में भी बुद्धिज़्म फैला। जैसे आपने देखा जहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं, है ना, केव्स को काट के क्या बनाया गया था, केव्स में ही उन्होंने मतलब बसेरा किया, विहार बने, चैत्य बने। चैत्य प्रेयर हॉल होते हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क प्रेयर करते हैं, और विहार जब वर्षा ऋतु का समय होता है, रेनी सीजन होता है, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, रेजिडेंशियल प्लेस विहार होती है। Some of these caves were made on the order of king and queen। कुछ जो केव्स थी वो राजा और रानियों ने बनवाई ताकि भाई बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनकी हेल्प की जा सके, जो मॉन्क्स हैं। और बाकी कुछ मर्चेंट्स और फार्मर ने भी बनवाई। हमने देखा जो श्रेणीज थी वो दान भी किया करती थी, लास्ट चैप्टर में देखा, तो वही चीज़ है। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासिस थ्रू द वेस्टर्न घाट। जो हमारी वेस्टर्न घाट हैं, पश्चिमी घाट हैं, उसमें पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है ना, बहुत सारी केव्स हैं, फॉरेस्टेड एरिया है, तो उसमें जो पासेस होते हैं, पासेस जैसे पलक्कड़ पास है एक, आपने ऊपर बलूचिस्तान में बोलन पास, गोमल पास, ये सब पासेस के नाम हैं। जो दर्रे होते हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं जो होती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें जो रास्ते बनाए जाते हैं, दर्रे, शिपकीला पास, नाथुला पास, ये सब सुना होगा। तो ऐसी वेस्टर्न घाट के अंदर जो पासेस थे उनका वहाँ पे वो ज़्यादा लोकेटेड थे। रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्पेरस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज़ इन द डेक्कन रेन थ्रू दीज पासेस। तो बहुत सारी रोड्स भी यहाँ से कनेक्ट रहती थी। कोस्टल एरिया जो थे उनके पोर्ट्स भी यहाँ से कनेक्टेड थे। कि इन्होंने कुछ कंट्रीज़ के नाम बताए हैं, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, या इंडोनेशिया। तो यहाँ पे ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है थेरावाड़ा बुद्धिज़्म, जिसको हम हीनयान बुद्धिज़्म भी बोलते हैं। लेकिन आप मेन बात ध्यान रखेंगे कि कनिष्क के आने के बाद ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में कौन से बुद्धिज़्म का प्रचार हुआ, महायान बुद्धिज़्म का। पिलग्रिम्स किसे बोलते हैं, जो लोग भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, ठीक है। पिलग्रिम्स आर द मेन एंड वीमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। भगवान की पूजा करने के लिए तीर्थ स्थल पे जाते हैं, उनको तीर्थ यात्री यानी पिलग्रिम्स बोला जाता है। बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। अब यहाँ पे कुछ हमने देखा कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सोर्सेज ज़रूरी होती हैं, तो लिटरेरी सोर्सेज में हम देखेंगे कि कुछ चाइना से स्कॉलर्स भारत आए। क्यों? क्योंकि वो पिलग्रिम्स की तरह आए, यानी कि यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने आए, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की जो बुद्धिस्ट प्लेसेस थी उनको विजिट किया। तो पहले यात्री थे ऐसे फाहियान, ये FAXIAN जो है इसको फाहियान पढ़ेंगे, ठीक है। जो चाइना से आए 1600 ईयर पहले, आज से 1600 साल पहले, यानी कि अगर आप आसपास देखें तो 400 से 500 AD के बीच में ये आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है ह्वेनजांग हु केम अराउंड। ये उसके बाद कौन आए, ह्वेनसांग। इसको आप क्या पढ़ेंगे, देखो इसे ह्वेनजांग नहीं पढ़ेंगे, ये ह्वेनसांग है। कई बार ऐसे भी लिखा होगा, इसकी स्पेलिंग कई बुक में ऐसे भी लिखी है। पहला है फाहियान, फिर है ह्वेनसांग, फिर है इत्सिंग। ये आई क्विंग नहीं, इसको इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इत्सिंग करेंगे, ठीक है। तो 3 चाइनीज ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स हमें देखने हैं। पहला है, सबसे पहले कौन आया, फाहियान, ये। सेकेंड नंबर पे कौन आया, ह्वेनसांग, ये। फिर थर्ड नंबर पे कौन आया, इत्सिंग, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी भाई भारत में क्या देखा वो सब चीज़ें लिखी, तो वो लिटरेरी सोर्सेज में हम काउंट करते हैं। आगे देखते हैं। दे रॉट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल। जो उनको भाई रास्ते में आने में परेशानियां हुई उनके बारे में उन्होंने उनका ब्यौरा लिखा, वो बातें लिखी, ठीक है। कौन कौन सी जगह, किन किन कंट्रीज़ में उन्होंने विज़िट किया, कौन सी बुक्स वो अपने साथ वापस लेके गए, वो सारा उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट्स लिखे। तो ऐसी उसको बोलते हैं, इस तरीके की लिटरेरी सोर्सेज को बोला जाता है ट्रैवल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रैवल अकाउंट्स। ट्रैवल अकाउंट्स। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ह्वेनसांग लैंड रूट से चाइना से इंडिया आया, यानी कि कोई सी रूट के थ्रू नहीं आया, लैंड रूट उसने फॉलो किया, नॉर्थ वेस्ट फिर सेंट्रल एशिया वाला। और अपने साथ वो बहुत सारे स्टैचूज लेके गया बुद्ध के, जो गोल्ड, सिल्वर या चंदन की लकड़ी से बने थे। अपने साथ उन्होंने बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी लेके गए, वो घोड़े पे सवार होके, ठीक है, घोड़े पे लाद कर।
जिसमें बताया जाता है कि 600 मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो लेके गए। Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. ये बता रहे हैं कि 50 मैन्यूस्क्रिप्ट के लगभग नष्ट हो गई थी जब वो इंडस रिवर को क्रॉस कर रहे थे शिप से। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। और उन्होंने अपनी लाइफ किस चीज़ पे काम किया, जो मैन्यूस्क्रिप्ट वो यहाँ से लेके गए संस्कृत लैंग्वेज में थी उसको उन्होंने चाइनीज़ में कन्वर्ट किया ताकि वहाँ के लोकल लोग उसको समझ सकें। अब हम देखते हैं हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना। कैसे फाहियान गए। जो सबसे पहले भारत में चाइनीज़ ट्रैवलर आए उनका नाम था फाहियान। फाहियान बिगिन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। उन्होंने ऐसे शिप में को लिया जिसमें बहुत सारे व्यापारी थे और वो बंगाल से बैठे अपने घर को वापस जाने के लिए। दे हैड barely traveled for 2 days when they were caught in a storm। ठीक है, उन्होंने ऐसा अपनी यात्रा वृतांत में बताया कि एक स्टॉर्म से भी उनको स्टॉर्म का सामना करना पड़ा, एक बहुत बड़े तूफान का। द मर्चेंट्स बिगेन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड सो एज टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग। अब ऐसे में जब भी कभी तूफान आता है तो शिप के डूबने का डर रहता है, तो जो मर्चेंट्स थे उन्होंने अपना जो सामान वो साथ लेके जा रहे थे उसको सी में फेंक दिया ताकि शिप का वेट कम हो जाए। फाहियान थ्रू away his meager personal belongings but clung to his books and the statues of Buddha that he had collected। तो उसने अपना पर्सनल सामान तो फेंक दिया फाहियान ने, लेकिन जो बुद्ध के स्टैचूज या बुक लेके जाते थे उसको संभाल के रखा। ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, इसमें मेन आपको बस ये देखना है कि किस तरीके की उनकी जर्नी है ना। मर्चेंट उस टाइम पे जाया करते थे व्यापार करने, तो वो चीज़ आपको बताई गई है इधर। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है नालंदा। नालंदा हमारी एंशेंट इंडिया की एक यूनिवर्सिटी थी, यानी एक बुद्धिस्ट जहाँ पे बुद्धिज़्म की पढ़ाई हुआ करती थी, ऐसी यूनिवर्सिटी। ये आज के बिहार में है। ठीक है, ह्वेनसांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा। ह्वेनसांग जो भारत आए थे चाइना से, उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम यहाँ पढ़ा, नालंदा में पढ़ाई करी। ठीक है, दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स इट। और उन्होंने किस तरीके से नालंदा को डिस्क्राइब किया वो यहाँ दे रखा है, इसको आप खुद रीड करेंगे। मेन आपके लिए जानना है नालंदा कहाँ है, बिहार में है, किस रिलीजन से रिलेटेड है, मेनली बुद्धिस्ट लर्निंग से रिलेटेड है, और कौन से ट्रैवलर यहाँ पे विजिट किया, ह्वेनसांग ने। अब हम देखते हैं द बिगनिंग ऑफ भक्ति। This was also the time when the worship of certain deities which became a central feature of later Hinduism। जब ये चाइनीज़ ट्रैवलर भारत में आए, फाहियान या ह्वेनसांग या इत्सिंग, तो उस टाइम पे बुद्धिज़्म तो था, ठीक है, लेकिन हिंदुइज़्म भी ग्रो हो रहा था, क्योंकि उस टाइम की जो डायनेस्टी थी, उस टाइम पे गुप्ता रूलर्स थे, हर्षवर्धन था, तो ये हिंदुइज़्म को फॉलो करते थे, शिव भक्त थे, विष्णु भक्त थे, दुर्गा को मानते थे। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बात बताई है। दीज डीटीज इंक्लूड शिवा, विष्णु, गॉडेसेस सच एज दुर्गा। दीज डीटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति। अब भक्ति क्या है? भक्ति एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा आइडिया है जो किस तरीके से समझा जाए इसको। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सनस डिवोशन टू हिज और हर चूजन डीटी। पूरी तरीके से जिस भगवान को हम मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसके लिए समर्पण। तो भक्ति एक तरीके का क्या है? डिवोशन, समर्पण है। एनीबॉडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई या लो कास्ट, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो निम्न जाति का हो चाहे उच्च जाति का हो, मेन हो विमेन हो, वो अपना खुद का मार्ग भक्ति के लिए यूज़ कर सकता है, चूज़ कर सकता है। जिससे पहले वेद को पढ़ने की अनुमति शूद्र को नहीं थी, उनको बहुत सारी चीज़ अलाउ नहीं थी, लेकिन भक्ति एक ऐसा मूवमेंट था जो सभी क्लासेस, सभी रिलीजन के लिए था, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है वराह अवतार। जो आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये विष्णु के वराह अवतार की है। इसको बख्तियार खिलजी, जो मिडिवल आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बख्तियार खिलजी बाहर का एक इन्वेडर था, आक्रमणकारी था, जिसने इस मूर्ति को तोड़ दिया। ठीक है, तो ये वराह अवतार है, विष्णु का एक अवतार है। विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए हैं, जैसे कृष्ण अवतार, राम अवतार, उन्हीं में से एक है वराह अवतार।
तो देखिए, द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन भगवद गीता। भगवद गीता हिंदुइज्म की सबसे ज़्यादा सेक्रेड पवित्र बुक मानी जाती है, ठीक है। तो उसमें भक्ति का एक आइडिया दिया गया है, जो महाभारत में भागवत गीता किसका पार्ट है? भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। जब अर्जुन अपने ही रिलेटिव्स के खिलाफ शस्त्र उठाने से क्या थे, डर रहे थे, जब युद्ध भूमि में खड़े थे, तो कृष्ण ने उनको क्या दिया था? कृष्ण ने उनको बताया कि कर्म इम्पॉर्टेंट है ना। अभी उनके कर्म के लिए लड़ना इम्पॉर्टेंट है, चाहे सामने कोई भी हो। तो उस टाइम पे उन्होंने जो उपदेश दिया उनको, वो भगवत गीता के रूप में है, ठीक है। इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबंडन ऑल धर्म एंड टेक रिफ्यूज इन हिम, as only he can set Arjun free from every evil. This form of worship gradually spread to different part of country. Those who followed the system of bhakti emphasize devotion and individual worship of God or goddess. भक्ति में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहला समर्पण और दूसरा अपनी इंडिविजुअल वर्शिप करना। कोई भी कर्म कांड या रिचुअल्स पे फोकस नहीं है इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी वर्शिप्स द चूजन डीटी विद अ प्योर हार्ट, हमारा हार्ट एकदम प्योर होना चाहिए, यानी कोई भी बुराई, कोई भी गलत भावना, द्वेष के साथ हमें नहीं वो चीज़ करना। द डीटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी में डिज़ायर। तो ऐसा माना जाता था कि अगर कोई सच्चे मन से उन्हें याद करे तो भगवान भी दर्शन देते थे उनको। सो द डीटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बींग, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दर्शन दे, ह्यूमन बींग की फॉर्म में, लायन, ट्री या किसी भी फॉर्म में। वंस दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ डीटी। तो एक बार जब ये आइडिया फैला तो आर्टिस्ट ने उनकी बहुत सारी इमेजेस भी बनाई। तो ये आपके लिए पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की मूर्ति हैं। ये विष्णु भगवान का एक अवतार है जिसको वराह अवतार बोला जाता है। विष्णु एज वराह, जो चीज़ मैंने अभी मूर्ति दिखाई उसी का यहाँ पे इलस्ट्रेशन है। विष्णु एज अ वराह, एन इमेज फ्रॉम ईरान मध्य प्रदेश, एक जगह है ईरान, वहाँ से ये लिया गया है। दिस मैग्निफिसेंट स्टैचू ऑफ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु द वराह और बोर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पुराण्स, विष्णु टुक द शेप ऑफ अ बोर इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ। अर्थ को बचाने के लिए उन्होंने वराह अवतार लिया, विच हैड संक इनटू वाटर। जब अर्थ डूब रही थी तब उन्होंने बचाने के लिए इस अवतार को लिया था। और अर्थ को एक विमेन के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया। अगर आपको इस पिक्चर को दिखाऊं तो दोबारा देखिए, ये विष्णु भगवान है और वो बचा रहे हैं। जो ये विमेन को यहाँ पे शो किया गया है वो किसको सिग्निफाई करता है? यहाँ पे वो एक ये अर्थ को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। चलिए, आपको मुझे लगता है सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी जो जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, कुशांश आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिल्क रूट का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे उनके बारे में जानना, कहाँ कहाँ गए, नालंदा के बारे में हमने देखा, गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले पहले कौन थे, और विष्णु अवतार, भक्ति मूवमेंट। तो इनको आप रीड करिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।